मेरा ये कहना होगा कि मंडे ट्यूसडे वेंसडे ये 3 दिन आपको जितनी अच्छी थियरी रिवाइज करना है, जितना नोट्स पढ़ना है पढ़ लो अच्छे से। मतलब सर पेपर नहीं मंडे देना? वेंसडे। हाँ जी। पेपर वगैरह? पेपर तुम मतलब 6 घंटे का पेपर देने की जरूरत नहीं है, अभी 3-3 घंटे का पेपर। और ये जो दिए ढाई हैं वही घंटे दे सकते हैं ना, मतलब? हाँ, या तो 9 से 12, 9 से 12 दे दो, या 2 से 5 दे दो। कोई एक स्लॉट में पेपर लिखो। रोज 6 घंटे का पेपर लिखोगे तो आप बोर हो जाओगे। और मंडे ट्यूसडे वेंसडे ये 3 दिन आप जितना अच्छा नोट्स पढ़ सकते हो तीनों सब्जेक्ट का, बढ़िया नोट्स पढ़ो। मतलब इतना अच्छा नोट्स पढ़ो कि कुछ बच ना जाए। और नोट्स पढ़ते समय आप एक पेज ले लो जिसमें आप कुछ बुलेट पॉइंट लिख लो। कैसे? जैसे नोट्स पढ़ते समय आपको कोई चीज थोड़ी रेफरेंस लगी, लाइक भूल गई थी, अचानक से याद आ गई, वो उसको हाईलाइट कर लो। थर्सडे को एक बार वो नोट्स पढ़ोगे तो आपको पूरा नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाली वो जो एक पेज पे लिखा है आपने ना, तो दैट विल हाईलाइट यू कि आपको सब याद है या नहीं याद है। तो एक तो ये कर लो। एंड 3 दिन, शुरू के 3 दिन में आपका नोट्स का काम हो जाएगा। एंड व्हाइल रीडिंग नोट्स यू आर सॉल्विंग डेली वन पेपर। और पेपर कौन सा? जो पहले दे चुके हो जेई के, पीवाईक्यू ही देना चाहिए। इस टाइम पे कोई नया पेपर दे करके मूड खराब नहीं करना चाहिए। थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। थर्सडे को मैं थोड़ा बफर इसलिए रख रहा हूँ कि अगर मान लीजिए तुम्हारा काम मंडे से वेंसडे में नहीं हुआ तो आप थर्सडे में यूटिलाइज कर सकते हो। सैटरडे को सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ना चाहिए, सिर्फ शॉर्ट नोट्स। और तो शॉर्ट सैटरडे, नोट्स मतलब सैटरडे को कुछ ना भी पढ़े तो चलेगा? बेस्ट आइडिया यही। मतलब अगर तुमको कॉन्फिडेंट होना चाहते हो तो बेस्ट आइडिया, तो बेस्ट सजेशन तो यही रहेगा कि आप कुछ ना ही पढ़ो। थोड़ा कट देखो। ऑफ हो जाए। हाँ जी। हाँ। कट ऑफ। जैसे मैं बोलूँ ना कि अगर एक पेपर जल रहा है, अगर तुम उसको बुझाने की कोशिश करोगे तो वो काला पड़ जाएगा। आसपास के जो व्हाइट पेपर है उनमें भी निशान पड़ जाएंगे। कट द पेपर। तो ये जो तुम्हारा मोनोटोनस लाइफ है ना, इसको सैटरडे को ना, मतलब बुझाने के बजाय ना कट द पेपर। आपको अपने आप को ना एकेडमिक से दूर रख लेना चाहिए। नहीं तो तुम दिन भर अगर शॉर्ट नोट्स पढ़ते हो तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रात भर मतलब जगते हैं और मास्टर को भी जगाते हैं। इसमें से एक बालक बैठा भी है, वो पिटाई होगी अगर इस बार ऐसा कुछ किया तो। मतलब हर साल एक आध दो प्राणी रहते ही है, वो ये बेवकूफी ही है। नहीं करना चाहिए। मतलब वो 3 बजे हमको फोन करके पूछ रहे हैं कि क्या आप जग रहे हैं? मजा आ रहा है आपको? कल हमारा एग्जाम है। ये तो बहुत ही बेवकूफी है। अभी 2 साल पहले जो आयुष गुप्ता थे, दिल्ली वाले, कंप्यूटर साइंस वाले भैया, वो भी ऐसे ही रात को 3 बजे फोन किए, नींद नहीं आ रही है। किस तरीके से उनको समझा करके मैं सोचा कि सोएगा, और पूरी रात अब मुझे नींद नहीं आ रही है कि गधा सोया होगा कि नहीं सोया होगा। 5 बजे फिर फोन करके बोल रहा है, सर नींद तो नहीं आई है लेकिन आप टेंशन मत लेना, पेपर खराब नहीं होने देगा। अरे क्या बोलूं। क्या रैंक आई वैसे उनकी? उसकी रैंक थी 636। अच्छा। मतलब ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो उसका रैंक 636 से ज्यादा अच्छा आ सकता था। ही इज रॉक स्टार। मतलब वो बच्चा बहुत शानदार है। आईआईटी दिल्ली में है, कंप्यूटर साइंस में, अमेजिंग है। और वो वहां पर धमाल ही कर रहा है। वो लाइफ में भी अच्छा करेगा, बट ये कह रहा हूँ कि एक दिन ऐसा क्यों करना। तो वैसे ये अब लास्ट दिन हमारे पे। ग्रुप। हाँ जी। नहीं, आप पहले बोल लो। तो थर्सडे को इसलिए मैं बफर रखा है। सैटरडे को मतलब आइडियली जो होता है, सैटरडे को एक पेपर आपके मन में जरूर होगा, पीवाईक्यूज, जो आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा। अच्छा मतलब जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है। वो एक 9 से 12 या 2 से 5 में एक्टिंग स्वरूप दे देना चाहिए। थोड़ा सा 9 से 12, 2 से 5 मतलब एक ऐसे टाइम में जिसमें आपको लगता है प्रोडक्टिविटी थोड़ी ज्यादा वीक है रिलेटिवली, उसको दे देना है, थोड़ा मास्टर कर लेना चाहिए। एक ये है। दूसरा, मॉर्निंग, अगर जैसे आप मॉर्निंग में पेपर लिख रहे हो तो इवनिंग में शॉर्ट नोट्स पढ़ लो। आपकी पढ़ाई 6, 6:30 बजे तक आके खत्म हो जाना चाहिए। डेड लॉक है 7 o'clock।
उसके ऊपर आपने एक लाइन भी पढ़ा, 1 मिनट भी पढ़ा, ये आपके फायदे में कम, नुकसान में ज्यादा होगा। आप भयंकर प्रोक्रेस्टिनेशन के शिकार होंगे। आप एग्जाम में जाने से पहले एग्जाम पहुंच जाएंगे, और आप रिजल्ट के रिजल्ट का जो बोझ होगा ना आपके कंधों पर होगा, और आपके पूरी फैमिली एग्जाम सेंटर के हॉल में भी आपके साथ बैठी होगी। इन सबको कंधों से उतारने का समय 7 बजे के बाद का है। आपको कम से कम 4-5 घंटे लगेंगे। फूफा मौसा जो सर पे बैठे हुए हैं, नहीं हो सके ससुर जी, इन सबको सर कंधे से उतारना होगा। एग्जाम सेंटर आप अकेले जाना चाहते हो तो आप शाम को 7 बजे के बाद पढ़ाई करना बंद कर दो, क्योंकि जितना ज्यादा आप उधर पढ़ोगे उतना ज्यादा लेस कॉन्फिडेंट आप होते जाओगे। और मैं इस बालक से एग्री करता हूँ, गुरु से, कि सैटरडे अगर ना ही पढ़ो, कुछ एकेडमिक्स ना ही करो, तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि इस थॉट के साथ जाना, और सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं मालूम है, सैटरडे को या फ्राइडे सैटरडे को एक ऐसा नोट्स इनिशिएट कर लेंगे जो खत्म ही नहीं होगा। मतलब सैटरडे को कोई ऐसा काम इनिशिएट ना करो जो 1 घंटे से ज्यादा टाइम ले, या वो खत्म ही नहीं हो रहा है। अगर आपने कोई एक सब्जेक्ट चैप्टर पिक कर लिया सैटरडे को, और आप उसे खत्म नहीं कर पाए, तो मतलब साइकोलॉजिकली आप अधूरे बन जाओगे। साइकोलॉजिकली आप सेंटर पर इस अधूरेपन के साथ जाओगे कि मैं ये वाला काम नहीं कर सका। ऐसा लगता है कि मानो सारा पेपर, सारा क्वेश्चन वहीं से आएगा। समझाने के लिए, एग्जाम में आपने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कोई एक क्वेश्चन है जिस पर आपके दिल दिमाग अटका हुआ है एग्जाम सेंटर निकलते समय। अब आपका पेपर अच्छा हुआ है या नहीं अच्छा हुआ है, वो एक क्वेश्चन का आंसर डिसाइड करता है। सारा इमोशन आपने उस एक क्वेश्चन में डाल रखा है। यार मुझे जानना है कि मैंने इसका बी लगाया, बी है कि नहीं, जबकि तुमने बाकी 80 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन बहुत अच्छे से किए, बट सारा इमोशन उस पर एक टिका है। ठीक वैसे ही, अगर आपने कोई अधूरा काम सैटरडे को लिया और वो पूरा नहीं हुआ, तो ये अधूरा आपको वहां तक, सेंटर तक जाएगा आपके साथ, और आपको वहीं घायल कर देगा। इसलिए सैटरडे को कोई भी ऐसा काम ना करो जो पूरा ना हो सके। तो ये आपका वीकली स्लॉट है, यही करना चाहिए आपको। शॉर्ट नोट्स शॉर्ट नोट्स पढ़े नहीं जाते, शॉर्ट नोट गेज किए जाते हैं। दे हाईलाइट यू कि किस टॉपिक में डिटेल में बात करना है। शॉर्ट नोट्स, दे आर लाइक इंडेक्सेस। तो वो आप देख करके आपको मालूम चल जाएगा कि स्ट्रेट लाइन में ये वाला पार्ट देख सकते हैं। और घबरा करके नहीं करना, आप टाइम बाउंड करो। सैटरडे को अगर कुछ पढ़ रहे हो तो पहले टाइम फिक्स करो, मुझे आधे घंटे पढ़ना है। पढ़ना नहीं है, आधे घंटे पढ़ना है। तो वो आपको पैनिक होने से बचा देगा। बाकी किसी को कुछ पूछना है? संडे को पेपर 1 और पेपर 2, वैसे हमारी मुलाकात फिर से होगी, बट मैं, चूंकि इस बालक का भी, अस्मित का भी क्वेश्चन था कि सन पेपर के बीच में क्या करना चाहिए। देखो, पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में जो 2 घंटे का टाइम मिलता है, उसमें तुम चाहे जो करो, एटलीस्ट पेपर 1 के बारे में बात ना करो। किसी से भी बात ना करो, कभी बात ना करो। इवन पेरेंट्स भी पूछेंगे ना तो मत बताना। और पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि उनको पूछना ही नहीं चाहिए। मैं तुम्हें इसके रिपरकशन बताता हूँ। मुझे याद है कि अरिजीत जैन करके एक बच्चा था, 2017 में। अ, मैंने उसको, माफी चाहता हूँ उनके पापा से, कई बार मैं माफी मांग चुका हूँ। मैंने पेरेंट्स से मिलने ही नहीं दिया। उसको एक बस में अलग से बिठाया था, उसका रैंक 53 था। आई टुक ऑल प्रिकॉशंस कि वो एग्जाम 1 और 2 के बीच में मिले ही नहीं, कोई ना मिले, बच्चों से भी ना मिले। सब अलग अलग ग्रुप के बच्चे थे, सबको अलग अलग सेंड किया था मैंने। और आई इंश्योर्ड कि ये इस जगह रहे और इससे कोई ना मिले। वाई आई डिड दैट कि इवन मैं नीरज वाले टाइम पे भी, मम्मी ने पूछा, पापा ने पूछा, तो उसने बोला कि मैं नहीं बताऊंगा। तो बोले ऐसे कैसे बोल रहा है, बोला सूरज सर ने मना किया। उसका भी रैंक 207 था। तो वाई एम सेइंग दैट, जैसे तुम बाहर निकल रहे हो, तुम्हें पता है कि 75% मार्क्स बहुत अच्छा होता है, बट जब बाहर निकल रहे होते तुम्हारा इमोशन किसी 1-2 क्वेश्चन में रहता है।
और तुम्हारा शकल इतना बड़ा फूला हुआ होता है, ऐसा लगता है 3-4 शादी अभी टूटी है। अब तुम आए बाहर, तुम्हारा 75% करेक्ट है, फिर भी दिल मांगे मोर। तुम्हें लग रहा है कि यार थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था। पेरेंट्स ने पूछा कैसा हुआ, ठीक हुआ। अब इस ठीक हुआ का असर उन पर ये पड़ेगा, उनको लगेगा कि अच्छा नहीं हुआ। तुम्हारा ठीक 75% है, उनको लग रहा है कि बहुत खराब हो गया है। अब उन्होंने ये कुछ कंसोलिंग वर्ड्स की टेंशन मत ले, दूसरा वाला ठीक हो जाएगा, नहीं तो सीटी कर लेंगे, नहीं तो बिट सेट वही है। अब तुम्हारे जब तुम्हारे सामने ये सब लाइन आएंगी, तुम्हें लगेगा कि यार मेरे पेरेंट्स को मुझ पर ही भरोसा नहीं है। फिर तुम्हारे मुंह से कुछ ऐसे निकलेंगे जिसमें तुम्हारा आत्मविश्वास हिला हुआ होगा, क्योंकि कारण वहां से उस आए हुए वर्ड का है इम्पैक्ट। तो समझ लो इनके कैस्केडिंग इफेक्ट ऐसे होंगे कि हम दोनों सही बातें नहीं कर रहे बट नुकसान कर रहे हैं एक दूसरे को। तो अच्छा है, बोली मत दो, 2 घंटे की बात है। उसके बाद शाम को जो मर्जी बोलना हो बोलो। शाम को जब बोलोगे तो आपके पास एक फैक्ट होगा कि 75% मार्क्स मेरे को आ रहे हैं, इसमें इतना टेंटेटिव रैंक वो गूगल करके ढूंढ सकते हैं, है ना। तो आपके पास एक फैक्ट होगा और उसके रिपरकशंस अच्छे होंगे। बीच में नहीं बात करना चाहिए इसलिए। और एक नेगेटिव और होता है, मुझे याद है एक बहुत साल पहले एक कन्या थी, सिंघानिया से ही थी। अभी मैं उसका नाम ले सकता हूँ, उसका नाम मेघना है। और बहुत अच्छी बच्ची थी मेघना सुंदरसन। अभी वो अमेरिका में सेटल्ड है, बहुत अच्छी कन्या थी, शादीशुदा है अभी। तो हम लोग पेपर 1 पेपर 2 के बीच में जाते थे, बच्चों से मिलते थे, उनका सबका टिफिन खुलवाते थे, साथ में बैठ के खाते थे। ये उन दिनों की बात है जब ऑफलाइन पेपर होते थे। तो सबको बिठाया और उस बैच से काफी अच्छा रिजल्ट था, मतलब 25 बच्चों का बैच था, सारे बच्चे आईआईटी में गए थे एक्सेप्ट दैट गर्ल। तो और दैट गर्ल वाज वेरी वेरी गुड इन स्टडीज, वेरी गुड इन स्टडीज। उसके बैच से थी कल्पक तापस करके था, 332 रैंक था। हेमंत गंगोलिया करके था, उसका रैंक कुछ 9 था उसकी कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में भी कुछ ऐसे ही 300 के आसपास था। तो हम लोग सब लोग बैठ करके डिस्कशन कर रहे थे, देखा अचानक से एक लड़की रोती हुई आ रही है और खूब रो रही है। तो मैं बोला ऐसा क्या हो गया, लड़की कुछ लगा होगा क्या उसको। और पढ़ने में बहुत अच्छी थी, तो पढ़ाई के कारण से नहीं रोएगी तो मान सकते थे आप। तो उसने बोला कि मेरा पेपर 1 खराब हो गया है। हमने कहा कैसे मालूम तेरे को, मेरे आंसर की थोड़ा ना आया, हम तो यहीं बैठे हैं। बोला नहीं मैंने आपस में चेक किया। तुमने कहा लड़की नहीं करना था। तो उसको एक कन्या ने बताया, जो कन्या हमारे यहाँ कभी कभी आती थी, और ऐसा र्यूमर था कि उसे भी थोड़ा बहुत आता है। सोचो कितनी कॉन्फिडेंट कन्या थी, जो क्लासेस कम आती थी और उसको भी कम आता था। उसने उस 15 मिनट में इस लड़की को इतना अच्छा सिखा दिया जो हम 2 साल ना सिखा पाए, कि तुम्हारा पेपर खराब हो गया है। उसने सब जो ये पूछ रही है उसका बी आंसर, वो कॉन्फिडेंटली बोल रही है वो लड़की। अच्छा। अपनी अब भाई रैंक साहब, बढ़ाने की निंजा टेक्निक। हाँ निंजा टेक्निक हो सकता है, अब तो बोल सकते हैं। लेकिन अब ये तो खराब ही है किसी के लिए भी, मतलब ऐसा तो करना ही नहीं अभी, चाहिए। अरे तो सुनो तो गुरु, फिर हमने बहुत कोशिश की। अब एक लड़की है, नहीं तो हम चमाट लगा देते उसको। लड़का होता तो हम तो थवड़िया देते, भाई साहब ये क्या बकवास है। अब लड़की थी, जितना कोशिश कर सकते थे, और मुझे बहुत पसंद भी थी, आज भी बहुत प्रिय है। मतलब बर्थडे दिवाली पे वो कॉल आता ही है उसका। तो बोली कि मैं बहुत कोशिश की, बहुत समझाने की कोशिश की, नहीं मानी। और ट्राई किया कि उसको कंसोल करके सेकंड पेपर के लिए भेजे। सम हाउ वी सेंड, एंड जब रिजल्ट आया तो उस साल कट ऑफ था, आई कैन नॉट फॉरगेट दैट। ईयर था 2009, हाँ 2009 के पेपर था, कल्पक तापस। उस साल कट ऑफ था 189 मार्क्स। मुझे अच्छे से इसलिए याद है, मुझे होल मार्क्स याद नहीं रहा, बट कट ऑफ याद है क्योंकि उसका मार्क्स था 188। है 188 में अगर 189 भी जाता तो कुछ हो नहीं जाता, आईआईटी तो नहीं मिलता। और उसको पहले पेपर में था 153 मार्क्स, और सेकंड पेपर में था 35 मार्क्स। तो मतलब इतना रोना आया, कसम से इतना रोना आया कि ये क्या बेवकूफी थी। और फिर उसके बाद से मैं उस दूसरी वाली लड़की को ढूंढ रहा था, जो कभी कभी आती थी।
बहुत गुस्सा आया था मेरे को कि क्या मतलब। और वो बहुत अच्छी लड़की थी। ऑल्दो तब एआई ट्रिपल ई अलग से होता था और आईआईटी अलग से होता था। तो उसको एआई ट्रिपल ई में बहुत अच्छा रैंक आया था, एंड ऑब्वियसली लड़की अच्छी थी, हर जगह अच्छा किया था उसने। तो उसको एनआईटी नागपुर मिल गया था, वो वहां चली गई। बट नेक्स्ट ईयर हमने डिसाइड किया कि नहीं यार, तू ड्रॉप ले, इट्स नॉट बेस्ट। तो मतलब शुरू के 1 1.5 महीने मैंने उसको जबरदस्ती बिठाया भी क्लास में ड्रॉप लेने के लिए। बट फिर बाद में ये हुआ कि पेरेंट्स ने भी कहा कि मान लीजिए इसका मूड फिर से स्विंग हो गया, तो जो है वो भी मतलब थोड़ा उनको एक डर सा बैठ गया। तो ऑल्दो 1 1.5 महीने उसने पढ़ा ड्रॉप के लिए, बट एडमिशन प्रोसेस में था, मिल गया उसको 19 नागपुर, सी वेंट देयर। शी इज डूइंग अमेजिंग इन लाइफ। और तो इसलिए ये स्टोरी ये समझाती है कि तू सोच ना, 153 मार्क्स था, तो सी वॉज नॉट ऑर्डिनरी किड। दूसरे पेपर में भी इतना ही मार्क्स आता, 300 मार्क्स में उसको आराम से। कल्पक तापस का रैंक था 332, और उसको मार्क्स भी इसी के आसपास ही थे। आई थिंक कुछ 450 का पेपर था या 408 का था। तो मतलब सी वॉज एज गुड एज कल्पक तापस, जो कि 332 रैंक वाला था बच्चा। दोनों एक ही स्कूल से थे, एक ही कैटेगरी के थे, सिंघानिया से। इसलिए कभी भी पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में ये आपका सबसे बढ़िया टैलेंट होगा, अगर आप ना खुद पेपर के बारे में बताओ, किसी ने डिस्कस करो, ना ही उसके बारे में कोई सोचो। एक और एग्जांपल, लास्ट ईयर की बात है। एक बच्चा है समृद्ध जोशी, फ्रॉम बैंगलोर। पेपर 1 के बीच में ही कॉल्ड मी एंड ही सेड दैट कि सर मेरा पेपर खराब हो गया है, मुझे बड़े बड़े दिख रहे हैं, कुछ दिख नहीं रहा। मतलब ही वाज नरेटिंग, आई डोंट नो व्हाट ही वाज सेइंग। बहुत रोने लगा। और वो बता रहा है और बगल में मम्मी की आवाज आ रही है जैसे सी इज क्राइंग, या सी वाज सेइंग कि बिल्ली क्रॉस कर गई रास्ता है वगैरह, कुछ तो ऐसे बोल रही थी। तो सी वाज जस्टिफाइंग व्हाट ही इज सेइंग इज करेक्ट। सर मैंने आपको बहुत डिसअपॉइंट किया, मैं ड्रॉप लेकर के इसे कंपनसेट करूंगा एंड ऑल दैट ही वाज सेइंग ऑल दैट। मैं बोला अभी लड़के जो तू कह रहा है ये सबके साथ हुआ है। तो एनीवे मतलब मैं नहीं डिस्क्लोज करूंगा मैंने उसे क्या बात किया, बट आई इंश्योर दैट ही वाज गोइंग कॉन्फिडेंटली, एंड ही वेंट फॉर द सेकंड पेपर। बाहर बाद में निकल के आया तो देखा कि उसका पहला पेपर के साथ जो प्रॉब्लम हुआ था वो सबके साथ हुआ था। और उसका काफी अच्छा रैंक था, उसका 3000 के आसपास रैंक था। इज आईटी खड़गपुर, समझ जोशी। अब यूट्यूब पे एक आध वीडियो भी मिल जाएगा जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं और इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि क्या बेवकूफी थी वो। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। पेपर 1 में आपका रिलेटिवली कौन सा सब्जेक्ट आगे पीछे हुआ है, उसको नोटिस कर लो खुद से, कि मुझे लगता है कि मेरा ये मूवमेंट थोड़ा सा अच्छा हो सकता था। अगले पेपर में थोड़ा उसको प्रायोरिटाइज कर सकते, बट यू शुड नॉट डिस्कस एंड यू शुड नॉट इवन हियर कि कोई डिस्कस कर रहा है तो उसको जाके कान लगा के सुनो। दे ऑल आर हैविंग एडवर्स इफेक्ट। तो मुझे एक बच्चे ने पूछा, बाबू मोशाय ने पूछा कि घर पे जब पेपर देते 2 घंटे क्या करना चाहिए। जो मर्जी करो, घर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। घर पे यू कैनॉट डू दैट सेम थिंग। मतलब जो जो काम आपका पेपर के दिन, पेपर के बीच में होगा ना, वो घर पे आप रिहर्स नहीं कर सकते। देयर इज नो वे। और यहाँ के लिए तो कोई आंसर नहीं, बट एग्जाम सेंटर के लिए बस यही एक प्रिकॉशन है। बाकी पेरेंट्स पेरेंट्स को बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए कि उनका बच्चा रॉक स्टार है। तो जिस दिन आप आपका जो शाम है, एक शाम पहले, और जिस दिन आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो स्लीप लाइक किंग एंड गो लाइक बादशाह। क्योंकि तुम्हारा जो सैटरडे और जो संडे होगा, ये तुम्हारे लिए जस्ट एक डे होगा, बट तुम्हारे पेरेंट्स के लिए ये एक बहुत बड़ी मेमोरी होगी। मतलब आने वाले कई सालों तक ये तुम्हारे बारे में जब एक्सप्लेन करेंगे तो दे विल रिमेम्बर दीज 2 डेज। तो तुम्हें ये ध्यान रखना होगा कि जब तुम सुबह निकल रहे हो घर से, तो यू शुड वॉक लाइक रॉक स्टार। यू शुड नॉट गो लाइक कि भीगी बिल्ली पता नहीं क्या होगा। उनको बढ़िया स्माइल दो, उनके पाँव छुओ। उनको ना बताने में मजा आएगा तुम्हारे हर एक एक्शन, सैटरडे और संडे की। ये उनकी जिंदगी भर की बहुत बड़ी पूंजी बनने वाली है, क्योंकि ये क्वेश्चन उनसे हर समय हर साल लोग पूछने वाले हैं।
और तुमसे नहीं जानेंगे, तुम्हारा आंसर तो करप्ट हो जाएगा। उनकी दिमाग, दिलो दिमाग में तुम छा जाओगे, बस जाओगे। जैसे अभी कल ही मैं प्रणव के पेरेंट्स से मिलूंगा। आई नो दैट दे विल शेयर दिस पार्ट, कि सैटरडे को क्या किया था, संडे को क्या। मैं अक्षय की मम्मी से मिलता हूँ, वो भी बोलती है कि साहब वो सैटरडे की रात में वो 11 बजे तक पढ़ने लगा था, बट संडे ही वाज गोइंग वेरी कूल। तो ये सब मेमोरी बनाने का, ये तुम्हारा मतलब जैसे बोलते हैं ना, शादी का वीडियो बन रहा है, ये उससे भी खूबसूरत है। तो उनके लिए सबसे बढ़िया गिफ्ट यही हो सकता है कि यू वॉक लाइक रॉक स्टार सुबह, और उनके पांव छू, आशीर्वाद लो। उनको ये एहसास होने दो कि तुमने जितनी मेहनत, जितनी तपस्या की है, आई ट्रूली एक्नॉलेज इट, एंड बेस्ट गिफ्ट गिफ्ट इज ऑन द वे। बट अप्रिसिएशन तो नहीं बोलूंगा, टोकन ऑफ अप्रिसिएशन भी नहीं बोलूंगा, जो भी नाम से बुलाना चाहते हो, कि ये तुम लोगों ने जो मेहनत, जो परिश्रम मेरे लिए यहाँ तक पहुंचाने के लिए किया है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि पेरेंट्स का रोल क्या होता है, पेरेंट्स का रोल जानना है तो उन लोगों से पूछो जिनके पास नहीं है। जिनके पास है वो तो बता ही नहीं सकते ना, क्योंकि वो वो लोग होते हैं जो, जैसे कहावत है ना, मुसीबत में जो काम आए दोस्त है। तो पेरेंट वो है जो मुसीबत ही ना आने दे, मुसीबत के सामने खुद सीना तान के खड़े हो जाते हैं। और ये वो लोग हैं जो साला कभी क्रेडिट नहीं लेते, कि मैंने, जैसे दोस्त तुमको समोसे खिलाएगा या टीचर तुमको पढ़ाएगा, तो बोलेगा कि यार मैंने इसको ऐसा सिखाया था कि ये जा करके ऐसा धमाल कर दिया। ये लोग भाई साहब ना क्रेडिट भी नहीं लेते, नहीं नहीं वो ठीक था, ऐसे ही था, कोई नहीं। जैसे मुझे याद है कि हमारे टाइम पे मेरी माँ रात भर हाफ स्लीप होती थी उसकी, मतलब थोड़ी सी आहट अगर पेन भी गिर जाए तो माँ जग जाएगी। सी इज नाइदर स्लीपिंग नॉर जग भी नहीं रही। तो ये सभी पेरेंट के साथ है, आई नो दैट। वो तुम्हें ये सेंस दे देंगे कि आई एम स्लीपिंग, ताकि तुम्हें लगे कि यार मैं फ्री होकर के पढ़ रहा हूँ, बट दे आर नॉट, यू आर नॉट फ्री। यू आर अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ देम फॉर 24 आवर्स इन ऑल 7 डेज। एक भी दिन की छुट्टी उनकी नहीं होती है। तो और ये बात समझो, तुम्हारे इस एग्जाम्स के बाद गुरु, दे विल बी, दे आर रिटायरिंग बेसिकली। अब तुम कहाँ पर टिफिन खरीदोगे, कहाँ पर ट्यूशन लोगे, कौन से स्कूल में एडमिशन लोगे, किस मास्टर को रिक्वेस्ट करना है, ये सारा का सारा प्रोग्राम यहीं रिटायर होने वाला है। अब तुम आईआईटी में जाओगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब फर्क पड़ेगा, खुश होंगे, बट दे आर नॉट गोइंग टू इंटरफेयर योर डे टू डे लाइफ। नाउ अभी तुम्हें अच्छी सी जर्नी बनानी है, अच्छी पढ़ाई करना है, और अब तुम्हारा पे बैक टाइम है, मतलब उनके चेहरे पे मुस्कान लाने का काम तुम्हारा है। और ये करना बहुत आसान है, इसके लिए उनको कोई ब्राइब नहीं करना पड़ेगा। खुश रहोगे, वो खुश रहेंगे, उन तक मैसेज पहुंच जाएगा भाई तुम खुश हो, दे विल बी वेरी हैप्पी। तो अभी जैसे मैं माँ को BMW दूं या मर्सिडीज दूं, क्या ही फर्क पड़ेगा उसको, ना तो चला सकती है, ना ही उसको कोई डिफरेंस पता चलेगा एंजॉय करने का। उसका एंजॉयमेंट मेरे से 5 मिनट बात करने में, मतलब अभी उसकी रिक्वायरमेंट बहुत छोटी है। सी अब जैसे, इफ आई से वेरी पर्सनल, बट माय फादर, उन्होंने बड़ी मेहनत की कि चलो बच्चा पढ़ाई करेगा, कुछ आगे जाके लाइफ में कमाएगा। अगर मैं ऐसे लालची समझूं कि तुमने अपने लिए किया था, तो वो तो 2005 में ही डाइट। तो जब तक मैं कुछ बन रहा था, तब तक तो उनका परिश्रम जारी था। उनको सुख भोगने का टाइम जब आया तो ही इज नॉट देयर। या माँ अगर मेरी है भी, तो आज मैं जिस भी मैग्नीट्यूड पे हूँ, उसकी जरूरत अब बहुत कम है। सी इज डिक्लाइनिंग, इन दैट ऑर्डर। उसकी जरूरत पहले भी वही थी, तुम खुश रहो। आज भी उसकी जरूरत वही है कि तुम खुश रहो। वो अपने लिए तो सोचती नहीं। तो इसलिए ये और ये भी मैं झा साहब तुमको भी बोला था कि 2 महीने बचे हैं। जितना टाइम तुम अभी 2 महीने दे रहे हो ना, सीरियसली बोलो, इतना सुंदर और इतना बड़ा टाइम तुम्हारे पेरेंट्स को तुमसे नहीं मिलने वाला। क्योंकि बार तुम आईआईटी जाओगे ना सब लोग,
तो होली दिवाली पे वही रॉयल वेलकम होगा घर पे, 5 दिन 6 दिन। और पेरेंट्स यही कहते हुए बूढ़े हो जाएंगे कि यार 5 ही दिन के लिए आया था, छुट्टी नहीं मिल पा रही है, आई एम हैप्पी कि ही इज बिजी। फिर तुम्हारी बेगम आ जाएंगी या हस्बैंड आ जाएंगे, जिसके जो भी होंगे, बच्चे होंगे, फिर वो अपना स्पेस ले लेंगे। तो फिर वो भी खुश होंगे कि तुम अपने स्पेस में बिजी। बट आई एम सेइंग ना, कितना बड़ा टाइम एज अ चंक मिलेगा, इसको अच्छे से एंजॉय करो, बस गिव देम। और एक अच्छा बच्चा, एक अच्छा स्टूडेंट वही है जो अ, उसकी लाइफ को बनाने में बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है। कोई एक आदमी, जैसे एक पौधा हरा भरा दिखता है, जितना जरूरी पानी है, कंपोस्ट है, उतनी ही जरूरी सनलाइट ही। मतलब किसी भी एक कंपोनेंट को हटा दोगे तो हरा नहीं रह जाएगा। तो वैसे एक बच्चे को बहुत अच्छा बच्चा बनने में, स्टूडेंट बनने में, जितना रोल किताबों का है, टीचर्स का, पेरेंट्स का, हर एक का रोल है। मतलब एक अच्छा बच्चा वही है जो इन सब को अप्रिशिएट करे और आगे बढ़े। और पेरेंट्स को स्पेशली, मतलब उनका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। दुनिया के सबसे अच्छे टीचर वही है, तो उनका तो कोई कंपैरिजन नहीं है। उनको जितना अच्छा मतलब ये हेजिटेट नहीं करना चाहिए कि बोलने में कि यार तुम्हारे बगैर मैं यहाँ नहीं पहुंचता। कभी कभी ना हम लोग बहुत टीस होता है कि यार आई शुड हैव टोल्ड देम कि तुम नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होता। और अगर एक बार बोलोगे तो तुमको बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। एंड आगे के लिए ना तुम्हें दिखेगा कि उनके एफर्ट्स और बेटर होंगे। सबको थोड़ा बहुत अच्छा अप्रिसिएशन अच्छा लगता है। आई एम नॉट सेइंग पेरेंट्स आर लुकिंग फॉर अप्रेजल, बट उनको ये लगेगा कि तुम तक मेरा जेस्चर पहुंच रहा है। देखो वो अपना काम कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि तुम्हें सब कुछ सही टाइम पर मिले। बट कभी कभी उनको कंफ्यूजन हो सकता है कि मेरा जेस्चर इस तक सही पहुंच रहा है नहीं। तो अगर तुम किसी दिन अच्छे लैंडमार्क पे खड़े होकर कह दोगे ना, तो पहुंच जाएगा। चलो इसी के साथ मिलते हैं हम लोग मंडे को। और सर पेपर शुरू होने से सर पहले जो आधे घंटे होते हैं, जैसे जब खाली बैठे होते हैं स्क्रीन देख रहे होते हैं, तब क्या सोचना चाहिए तब? पेपर के बारे में तो नहीं सोचना चाहिए। मतलब यू शुड थिंक अबाउट योर जर्नी, यू शुड थिंक अबाउट अ मोमेंट जहां पर तुम्हें उछाल मिला, या एक बहुत फनी है, एक बच्चा था वो, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, बहुत बहुत अच्छी रैंक में था, मतलब टॉप 100 में था। तो एक दिन मैंने टॉप 100 जानबूझ के बोला ताकि तुम लोग ढूंढ ना लो उसे। बहुत अच्छी रैंक में था, और आज के संवाद में मैंने शायद उसका नाम भी लिया है। तो एक दिन उसकी किसी महिला दोस्त ने उसे कुछ भला बुरा कह दिया था कि तुम्हारा तो नहीं होगा। और सही भी था, उसका रीजन भी था, हमारे ही क्लास के टेस्ट में उसको 480 में 37 मार्क्स आए थे 11th और 12th के बीच में। और महिला दोस्त ने 2 3 बार उसको जलील किया था, तुम्हारा नहीं होगा। और इन भाई साहब का मुंह इतना बड़ा निकला हुआ था, ये पूरे टाइम देवदास बने घूम रहे थे, और मेरे बहुत ही प्रिय बच्चे थे, बहुत ही प्रिय। और ये यंग दिनों की बात है, तब मैं ऑब्वियसली यंग हुआ करता था, 12 15 साल पहले की बात है। तो एक दिन मैंने उनका ऐसा गुस्से में आया, वो ही वॉज जस्ट सेंटरिंग एंड आई ग्रैब्ड हिज कॉलर एंड खोप से ले जा करके मुझे मारेंगे, मतलब जो भी बोल सकता था उस टाइम। ये गुस्ताखी आप यंग डेज में ही कर सकते हो, और आई डिड दैट। बहुत गुस्सा था, और मैंने अपने 2 दोस्तों को बोल रखा था कि मैं इसको ऐसे ही करूँ, जो 2 टीचर्स थे। और आ, अगर तुम सुमन से पढ़े होगे तो पूर्व तो उनसे पूछोगे बता सकते हैं। तो इवन नेने, ही नोज अबाउट इट। तो मैंने बोला था कि मैं इसको धोऊंगा, अगर नहीं मानना होगा तो मान जाएगा, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा इसको ऐसे। बहुत गुस्सा था।
क्या बकवास कर रहा है तू, अभी से ये सब कर रहा है, तू 1 साल रुक जा, 1 साल के बाद करेगा। तो एनीवे मतलब ही, प्यार बहुत था ना, जैसे मैं ये काम सबके साथ नहीं कर सकता हूँ, राह चलते किसी को करूंगा तो झपड़िया देगा। तो प्यार का इन्वेस्टमेंट था, बहुत सारा टाइम हमने एक साथ बिताया था, पढ़ाई बहुत की थी, 1 साल बीत चुका था। एज अ बाकी जो मेरे नॉर्मली जो स्टूडेंट होते हैं, जो मुझे थोड़ा बर्दाश्त करते हैं, ही डिड दैट एंड ही एक्सेप्टेड हिज फॉल्ट। उसने मुझे कहा था एग्जाम्स के दिन 1 घंटा पहले उसने क्या सोचा था। वो बोला कि मेरी आंखें भरी हुई थी, मुझे उस लड़की से बहुत गुस्सा था, बहुत बुरा लग रहा था, और बदला लेने का मन कर रहा था। और मैं वो सारी स्टोरीज, काफी बचपन से एक दूसरे को जानते थे, और मतलब इतने कॉम्पिटिटिव थे कि बोर्ड एग्जाम में भी एक ही नंबर आगे पीछे थे। तो उसका भी गुस्सा उनमें था काफी बड़ा, एक नंबर पीछे हो गए थे। एंड दैट गर्ल वाज द टॉपर ऑफ दैट स्कूल, प्रेस्टिजियस स्कूल। तो इन्हीं मतलब वो बोले कि मैं पूरे टाइम वो वही सोच रहा था और बहुत रो रहा था, और गुस्सा आया था कि इसका जवाब इससे अच्छा नहीं हो सकता है। एंड he was selected, and unfortunately that girl was not selected in that exam, but that girl has done बाकी सारे एग्जाम में बहुत अच्छा except IIT। so that is how the story ended there। मतलब वेरी फनी, बट दिस इज, मुझे जस्ट तुमने पूछा तो मुझे याद आया कि, बट मैं बोलूंगा ना कि कुछ ना कुछ स्टोरी, जैसे अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मुझे कोई ऐसी स्टोरी याद जरूर आएगी जो मुझे इंस्पायर करेगी, जो मुझ में थोड़ा जोश भरेगी। मतलब मैं तुम लोगों को शायद बताया था ना कि एक गांव में एक बारिश में सब घर बह गए थे। तो जो मंदिर में सीढ़ियों पर या मंदिर के खोपचे में बैठ करके बारिश पूरी निकाला हो, अगर उसको अपना दिन याद आएगा तो आज वो खड़े रहेगा तो भी उसको मजा आएगा, एनर्जाइज करेगा। मुझे मुझे अपने वो बुरे हालात याद आते हैं तो अच्छा लगता है, और फिर उससे मुझे कोई रिग्रेशन सिंपैथी नहीं चाहिए होती, मुझे अगले स्टेप में काम करने में मजा आता है। अब जैसे इस बार अगर दादा दादा का धमाल देखने के बाद, दो मतलब 1 हफ्ते है, तुमको बता नहीं सकता, मेरा 100 साल उम्र बढ़ जाएगा। दादा ने धमाल किया 1 हफ्ते बाद, 100% करेगा, मुझे तो पता है। तो ऐसे ही हर साल, पिछले साल सहज शेट्टी था, काव्यान था, कि लग रहा था कि नहीं होगा और धमाल करके दोनों IIT में है। तो इससे क्या होता है ना कि जब मुझे, मैं खुद रोज एक ही टाइम क्लास कर करके बोर हो जाता हूँ यार, बहुत बोरिंग हो जाता है। जैसे अभी तुम लोगों से बात करा था, तो कल मैं माँ से बात नहीं कर पाया था, वाइफ का फोन था, घर पे कोई नहीं है तो सब फोन नहीं कर सकते। तो उनको इग्नोर कर देता हूँ, मुझे पता है ठीक अभी 1 घंटे बाद बात कर लूंगा। मोटिवेशन ये है कि 7 दिन में किस्मत बदलने वाली है, तो मुझे काम करने में मजा आता है। सुबह उठने के बाद मैं तुम्हारी क्लास में आने से पहले यही सोचता हूँ, ऐसा कौन सा चीज आज ऐड करूंगा जिससे 1 हफ्ते बाद मजा दुगना होगा। यही चीज तुम भी करो एग्जाम्स के आधा घंटा पहले, कोई स्टोरी। जहां साहब मुझे लगता है तुम्हारे पास तो शायद समाचार भी है, क्या सर? मतलब जैसा तुम्हारे दोस्त लोग फैला रहे थे, तुम थोड़े कृष्ण कन्हैया टाइप के भी हो, तो तुम किसी भी एक स्टोरी को लेकर के याद कर सकते हो। ठीक है सर। इसने मना नहीं किया। पूरा सुन रहे हो? हाँ सर, उसे याद आ गई होगी स्टोरी। मतलब सोचो ना, इस लड़के ने मना नहीं किया, शाबाश, गुड गोइंग, ग्रेट। ये तो वैसे हो गया जैसे मैंने बताया था ना, 2 साल पहले एक बच्चे से पूछा, उसने मार्क्स भेजा, हमने कहा ब्रेकअप, तो फिर उसने मैसेज किया सर आपको कैसे मालूम, नहीं मारेंगे तेरे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का ब्रेकअप बता। तब बताया कि सर वो गलती से निकला था, आप बताना मत पापा को। तो फिर सारा समाचार पता चला। बट ठीक है, इट्स गुड। क्या सोचना है आपको आधे घंटे पहले मैंने आपको बता दिया कि आप अपनी जर्नी में वो पल सोचो जब आप में उछाल आया, आप अपने पेरेंट्स को कितनी अच्छी जिंदगी देना चाहते हो, और
इस जर्नी में कभी न कभी ये मोमेंट जरूर आया होगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि फिल्मी ही सही, बट ये थॉट मन में आया होगा कि एक दिन मैं भी अपने पेरेंट्स के पास जा करके बताऊंगा कि देखो हो गया। तो उसी मोमेंट के बारे में सोच लेना कि वहां से यहां तक की जर्नी कैसे आई। आई एम नॉट सेइंग कि तुम उस मोमेंट के बारे में सोचो कि रिजल्ट के बाद कैसे बात करना है। आई एम सेइंग उस मोमेंट जब तुम्हें ये थॉट आया कि अब मुझे अच्छी से पढ़ाई करना है ताकि मैं वो मोमेंट ला सकूं। तो ऐसे ही कोई भी एक स्टोरी आप सोच सकते हो जो आपको थोड़ा सा एनर्जाइज करे, आपको एलिवेट करे। वो जो संकट के बादल जो बुला लेते हैं ना लोग, वो एग्जाम सेंटर में हॉल के अंदर बारिश भी करते हैं। तो संकट के बादल ऐसे ही होते हैं, आप आधे घंटे पहले बुलाओगे उसे, हे प्रभु ऑर्गेनिक आ गया तो क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी आ गया तो क्या करेंगे, है ना, कल मैंने रिवाइज कर रहा था वो 2 पेज छूट गए उसमें से आ गया तो क्या करेंगे। ये संकट के बादल ही तो है, जम के बरसात करते हैं एग्जाम में। पहला क्वेश्चन नहीं आया तो बिल्ली रास्ता क्रॉस कर गई थी क्या, वगैरह वगैरह सब सही होने लगते हैं। चलो, जय हो विजय हो, मुझे पता है तुम्हारा बेस्ट अभी आना बाकी है।